शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में इंडिया की आज के दिन होने वाली पे दर पे शिकस्तों के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आज की इस वीडियो में इंडिया की मीडिया की 2 रिपोर्टें भी शामिल हैं, वो भी आप मुलाजा कर सकेंगे। इंडिया की पहली बड़ी शिकस्त, इंडिया के वजीर दिफा अजयनाथ लोकसभा में तकरीर से शुरू होती है। राजनाथ ने लोकसभा में खिताब करते हुए कहा कि चाइना ने 38,000 मुरबा किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है और 90,000 का रकबा मजीद लेने जा रहा है। जयनाथ ने मजीद बताया कि चाइना LOC को बिल्कुल नहीं मानता और ना ही वो ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और वो इलाका जो है इंडिया के कब्जे में रहे। वो उसको अपना मानता है तो वो लेकर रहेगा। यहाँ पर इंडिया के अवाम की जनसाजी की जा रही है ताकि वो आइंदा आने वाले बड़े धचके को सहल सकें। नरेंद्र मोदी की वो तकरीर आपको याद होगी जिसमें उन्होंने 56 इंच की छाती पर हाथ मार के कहा था कि लोहे का सीना है और स्टील की बॉडी है। जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त चाइना 38,000 मुरबा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका था। 20 फौजियों की हलाकत के बाद इंडियन फौजें वहां से छोड़कर 38,000 मुरबा किलोमीटर पीछे आ गई थी और जिस वक्त वो एक तकरीर कर रहे थे तो वो एक शिकस्त खुर्दा फौज के साथ फरमा रहे थे। इससे आप इंडिया की फौज की बहादुरी और दलेरी चेक कर सकते हैं और उनका जज्बा देख सकते हैं कि उनमें लड़ने का कितना जज्बा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हिंदू फौजी लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। आप उससे पहले कि मैं आगे मजीद बढ़ूं, आप ये क्लिप मुलाजा कीजिए। आज इस गरिमामयी सदन में मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटी और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरिया में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और LAC को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर LAC पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई।
इसमें बोंगकाला, बोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। नजरीन, यहाँ पे जयनाथ साहब फरमा रहे थे कि स्टेटस को अकेले से तब्दील चाइना नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया ये भूल गया कि जब लद्दाख का स्टेटस चेंज किया था और कश्मीर का अकेले में चेंज किया था तब उसने ऐसा क्यों किया था। इंडिया करे तो ठीक, जब कोई और करे तो गलत। नजरीन, ये थी इंडिया की पहली शिकस्त जो कि राजनाथ साहब ने अपने मुंह से कबूल की है और जो सरेंडर करके आए थे वो उसके बारे में उन्होंने बता दिया है। और जो आपको पहले खबर दी गई थी कि इंडिया शिकस्त खा गया, तो वो वाकई इंडिया शिकस्त खा गया चाइना से और 38,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया इंडिया के हाथ से निकल चुका। 90 किलोमीटर मजीद निकलने जा रहा है। ना तो चाइना LOC को मानता है और ना ही अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम वगैरह को मानता है। वो कहता है कि ये एरिया मेरा है और वो लेकर छोड़ेगा। और आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। नजरीन, इंडिया की दूसरी बड़ी शिकस्त तब हुई जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिमेंट कॉन्फ्रेंस में नेशनल अवार्ड की मीटिंग जारी थी। पाकिस्तान की तरफ से मोहित यूसुफ साहब जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने तकरीर करनी थी, जबकि अजीत डोवल इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए थे। जब मोहित यूसुफ तकरीर करने के लिए आए तो उनके बैकग्राउंड में पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप लगा हुआ था। नजरीन, इस नक्शे को इंडिया तस्लीम नहीं करता क्योंकि इंडिया के बहुत से इलाके इस नक्शे में शामिल हैं और नक्शे को बंद नहीं किया गया बल्कि ओपन है। और इस बात का इशारा है कि हम अगर ज़्यादा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, मज़ीद कब्जा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर को हम नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा एरिया है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे और अगर हमें मज़ीद कब्जा करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। मोहित यूसुफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी का अदा किया और साबित किया कि इंडिया एक ज़ालिम भेड़िया है और कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा करके बैठा है। और तमाम ममालिक अब मोहित यूसुफ साहब की बात से मुतफिक हो गए, जिस पर अजीत डोवल को बैकआउट करना पड़ा क्योंकि कोई भी मुल्क अजीत डोवल के साथ नहीं था। मोहित यूसुफ साहब का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादें और इंसानी हकूक़ पर इंडिया अमल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कि तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ मुतफिक हो गए और इंडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नजरीन, तीसरी बड़ी शिकस्त भी पाकिस्तान की तरफ से है। इंडिया को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जब इमरान खान एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से 25 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब करने जा रहे हैं। इमरान खान एक दफ़ा फिर मसला कश्मीर को उठाना चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जबकि इंडिया चाहता है कि इस मसले को एजेंडे से निकाला जाए। मसला कश्मीर पर जनरल असम्बली की मुतअद्दिद करारदादें आ चुकी हैं। 72 सालों से यह मसला ज़ेर इल्तवा है, मगर इस दफ़ा इंडिया को इससे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और तमाम इत्तेहादी ममालिक इस मसले को एजेंडे से ना निकलवा सके। यह पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी थी। नजरीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भूटान भारत के हाथ से निकल चुका है। चाइनीज़ अफवाज भूटान में घुस चुकी हैं। एक बात जो मैं बताना भूल गया कि भूटान की अपनी कोई फ़ौज नहीं, इसका दिफा इंडिया के ज़िम्मे है। भूटान ने इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। भूटान ने इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारे मुल्क में कोरोना तुम लेकर आए हो। इससे पहले भूटान में सिर्फ एक कोरोना का मरीज था, जबकि अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप शायद ये ना समझ सकें कि भारत भूटान के साथ इतनी बड़ी बात कर सकता है। दरअसल ये भूटान की तरफ से इंडिया को एक शट अप कॉल थी कि अब तुम्हारे साथ हमारे तल्कात ख़त्म हो चुके हैं, अब मज़ीद हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। भूटान ने अपनी हिफाजत, अपने फ्यूचर और अपने इस्तेकाम को बनाने के लिए इंडिया को बाय बाय कह दिया है। नाज़रीन, लद्दाख में 38,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका सरेंडर करने के बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की दूसरी शिकस्त थी। जनरल असम्बली से कश्मीर का इश्यू न निकलवा सकने पर इंडिया की तीसरी बड़ी शिकस्त थी और भूटान का इंडिया को आंखें दिखाना, भूटान का हाथ से निकल जाना इंडिया की चौथी बड़ी शिकस्त। आज का दिन भारत और नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अच्छा नहीं था और शिकस्तों से भरपूर, लेकिन मोदी, अजीत डोवल, बिपिन रावत, जयशंकर काफ़ी मोटी चमड़ी वाले और बेवकूफ़ इंसान और ये सारी शिकस्तें हजम कर जाएंगे और आवाम को भी कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारी अभी भी छाती 56 इंच की है, सीना लोहे का है और बॉडी स्टेनलेस स्टील की है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? 20 बंदे मर गए, 38,000 मुरबा किलोमीटर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ। नज़रीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, ईरान, पाकिस्तान तमाम ममालिक चीन के साथ हैं
और खिते में इस वक्त भारत बिल्कुल अकेला रह चुका है। अमेरिका का जवाब भी आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है और मुआहदे पे मुआहदा करना चाह रहा है, अमन चिल्ला रहा है, तो वो भी उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकेगा। जबकि अमेरिका 2 मिसाइल खाने के बाद चुप करके बैठ गया है और अब उसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही कि वो साउथ चाइना सी में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जहाँ पे था चाइना ने उसको वहीं पे रोक दिया है। तो अगर अमेरिका खुद आगे नहीं बढ़ रहा तो इंडिया की वो क्या हेल्प कर सकेगा। इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। आज 16 सितंबर हो गई है और सितंबर के 14 दिन बाकी हैं। चीन के पास इस वक्त अपने फौजियों को खुराक पहुंचाने के लिए ड्रोन तैयारे मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास कुछ भी नहीं है सर्दियों में कुछ खुराक वगैरह पहुंचाने के लिए, जो कोई इस तरह का उसके पास कोई तरीका नहीं है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। ये सर्दियां इंडिया के लिए कुछ अच्छी नहीं आने वाली। इससे पहले कि इंडिया सरेंडर करे 2 ही सूरतें हैं, या तो इंडिया को सरेंडर करना होगा। अगर वो इंडिया सरेंडर कर जाता है और चाइना के कहे हुए तमाम इलाके उसको वापस कर देता है तो मुमकिन है जंग ना हो, और अगर जंग ना हुई तो कश्मीर बच जाएगा। इंडिया अपनी उस साइड से काफ़ी सारा इलाका खोने के बाद कश्मीर को कम अज़ कम बचा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कर पाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।